नमस्कार साथियों। भारत पर जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान ने भारत के साथ जब संघर्ष करना चाहा, तो ऑपरेशन सिंदूर मिला। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के लगभग 10 से 11 एयरबेस मार गिराए, खराब किए। उसकी खूब तस्वीरें बाहर आई। खुद उनके प्रधानमंत्री का बयान आया कि फजल की नमाज से पहले इनके ब्रह्मोस हमारे एयरबेस को तबाह कर दिए थे। ठीक है साहब। We on 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. लेकिन इसके बावजूद भी जब नैरेटिव वॉर चलने लगा, तो अमेरिका का मीडिया और अमेरिका खड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ। बात की जाए तो पाकिस्तान एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पिटकर भी खुद को बड़ा दिखाने में कामयाब हुआ। खुद को फील्ड मार्शल का दर्जा दिलवाने वाला आसिम मुनीर ट्रंप के साथ दिखाई दिया। बड़ा सवाल बना कि यार अल्टीमेटली ऐसा इन लोगों ने ट्रंप को क्या दे दिया जिससे कि ट्रंप पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, और इतने लंबे समय से अमेरिका और भारत के बीच चले आ रहे जो बेहतरीन रिश्ते थे उनमें दिक्कत क्या आ गई। सवाल बड़ा बनने लगा। हमने जवाब तलाशने शुरू किए। फाइनली जाकर के एक जवाब जिस पर हम सब लोग पहुंचे वो ये था कि भारत ने असल में अमेरिका की दूखती हुई नस पर हमला कर दिया था। नस क्या थी? नूर खान एयरबेस। असल मायने में पाकिस्तान में अमेरिका ने अपना एक एयरबेस बनाया हुआ है। अब आपको मैं यहां पर एक एडिशनल लाइन देता हूं, और वो ये है, जैसा आप सभी जानते हैं, अमेरिका दुनिया में लगभग 80 देशों में 750 से अधिक बेसेस रखता है जहां पर उसकी सेना प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह पर ही हैं जहां पर ये अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। उनमें से नूर खान एक था। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के अंदर बरगाम एयरबेस को लेने के लिए निरंतर अमेरिका दबाव डाल रहा है, वाया पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करवा रहा है ताकि अफगानिस्तान डर जाए और अमेरिका की शरण में आ जाए। पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिकी पपेट बनकर काम कर रहा है। सवाल केवल ये नहीं था। सवाल ये था कि नूर खान एयरबेस पर भारत ने जैसे ही स्ट्राइक की, अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान ने लेकिन पब्लिकली कभी यह नहीं बताया था कि अमेरिका ने अपने कुछ गुप्त हथियार नूर खान में छिपा कर रखे हैं। लेकिन बाद में आए हुए हेलीकॉप्टर्स की वजह से यह प्रूव हो गया था, ग्लोब मास्टर जब वहां दिखाई दिया कि कुछ तो गड़बड़ है, पब्लिक में यह सामने नहीं आ रखा है। हमें यह बात पकड़ में आ गई थी। हमें यह बात पकड़ में आई, अमेरिका जैसा सहयोगी पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया। इस बार हमने इसका इलाज कर दिया है। इलाज क्या है? असल मायने में हमने अब रूस के साथ में यही समझौता कर लिया है। समझौते को अगर तोड़ मरोड़ कर कहा जाए तो वो ये है कि रूस की सेनाएं भारत में प्रेजेंट रहेंगी। अब भारत में प्रेजेंट रहेंगी से क्या मतलब है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, भारत के साथ में इन्होंने जो रेलॉस एग्रीमेंट किया है, उस रेलॉस एग्रीमेंट के लिए रूस की संसद, जिसे ड्यूमा कहते हैं, वहां पर परमिशन दे दी गई है। अब यहां पर एक पॉइंट ऐड होता है, रूस की सेना हमारे यहां रहेंगी तो क्या हम किसी तरह से स्वतंत्रता से अलग अलग हैं क्या? क्या हम संप्रभु राष्ट्र नहीं है क्या? हमारे यहां किसी दूसरे की सेना कैसे रह लेगी? मालदीव जैसा चिन्नू सा देश जिसमें भारत की सेना रही तो उसने इंडिया आउट कैंपेन चला दिया, हम यहां पर कैसे अब उनकी सेना को रहने देंगे? तो देखो, आंसर तो आपके दिमाग में बन चुका है कि असल मायने में जब अमेरिका की सेना पाकिस्तान में थी तो अमेरिका खड़ा हुआ था पाकिस्तान के साथ जाकर के। अब अगर रूसी सेना भारत में रहेगी
तो भारत के साथ रूस खड़ा रहेगा। ये आंसर आप बना चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और ऐड कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों। रूस भारत के साथ हमेशा उन समयों पर खड़ा हुआ है जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ चला गया है। ये इतिहास गवाह है। 1971 में भी अमेरिका भारत पर चढ़ाई करने के लिए अपना जंगी जहाज भेज दिया था। ये तो रूस के द्वारा भारत की रक्षा के लिए भेजे गए जहाज थे, जिनके चलते अमेरिका ने भारत पर हमला नहीं किया। कुल मिलाकर के पावर को बैलेंस करने के लिए भारत ने रूस के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, जिसका नाम रेलॉस एग्रीमेंट है। बाय द वे, अभी पुतिन की यात्रा होना बाकी है, वो कल आएंगे, उससे पहले ही संसद से परमिशन आ चुकी है। लेकिन सर, सवाल तो बड़े बनेंगे, क्या भारत ऐसा कर सकता है? क्या भारत दूसरे देश की सेना को यहां रहने दे सकता है? तो मैं आपको जवाब में दे दूं, एग्रीमेंट में कहा यह गया है कि भारत की सेना रूस के एयर बेसेस, पोर्ट्स, मिलिट्री बेसेस इनका उपयोग कर पाएंगी। अब भारत को जाकर के तो जंग लड़नी नहीं है सेंट्रल एशिया में, हमें तो अपनी जंग में रूस का साथ चाहिए। लेकिन एग्रीमेंट में जब दो तरफा बात हो जाती है तो लगता है कि हमें बराबर ट्रीटमेंट दिया गया है। बस उसी बराबर ट्रीटमेंट के लिए आज का सेशन है, क्योंकि पुतिन की यात्रा के साथ ही चर्चाओं में रेलोस एग्रीमेंट चल रहा है। भारत और रूस के बीच के जो बेहतरीन संबंध हैं, उनके अंदर एक नया अध्याय जुड़ गया है। लगातार प्रयास किए जा रहे थे, फाइनली जो एग्जीक्यूट हुआ है दैट इज रेलोस एग्रीमेंट, जिसमें हम लॉजिस्टिकली एक दूसरे की जगह का उपयोग करेंगे। हेडलाइन बनती है, रशियाज पार्लियामेंट रेटिफाइज की पैक्ट ऑन मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट विद इंडिया। इस रेलोस एग्रीमेंट के साथ इसे नाम दिया गया रेलोस डिफेंस पैक्ट, और यह प्रेसिडेंट पुतिन की भारत यात्रा से पहला होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत की यात्रा पर हैं, आधिकारिक दौरे पर हैं। 2022 के बाद में उनका कोई भी दौरा भारत में नहीं हुआ है। वर्ष 2000 से भारत और रूस के बीच में यह एग्रीमेंट है कि हम दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक साल भारत में तो एक साल रूस में मिलेंगे। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री 2024 में रूस में गए थे, वहीं अब रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। वर्ष 2021 के बाद जब 22 में जंग शुरू हुई, तब दोनों की यात्राएं जो है वो रुक गई। 22 और 23 में किसी ने भी किसी देश की यात्रा नहीं की थी, जिसे अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक जीत माना था। लेकिन 2024 में भारत ने यात्रा को पुनः बहाल किया और पुरानी शर्तों को मानते हुए एक दूसरे देशों की यात्रा जारी रखी। कुल मिलाकर के रशियन ड्यूमा ने आज इंडियन डिफेंस ट्रीटी फॉर ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट पर साइन कर दिया है। यह बात जैसे ही बाहर निकल कर आती है, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से आना शुरू हो जाती हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आपको फिर से ये बता दूं कि इस एग्रीमेंट के मायने आने वाले समय में गहरे निकलेंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे, सर हमने तो जितनी जानकारी ली है, ऐसे ही लेमोआ करके एग्रीमेंट यूएस के साथ भी तो है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज बिल्कुल है। केवल अमेरिका ही नहीं, और भी देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं। पर मुसीबत क्या है, अमेरिका भारत के साथ तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से एग्रीमेंट किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ गुप्त तरीके से एग्रीमेंट किया हुआ था। गुप्त तरीके से एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान को इस तरह से रखा गया था कि तुम्हें पब्लिक में नहीं बताना है कि हम तुम्हारे यहां पर अपने कीमती हथियार रखे हुए हैं या तुम्हारा उपयोग मिसयूज हम कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाइना के अगेंस्ट यूज करने के लिए नूर खान एयरबेस देना पड़ा था। इस चलते वो ज्यादा सपोर्टिव चला गया अमेरिका पाकिस्तान के साथ। भारत के केस में रूस का बहुत लंबा दोस्ती रहा है। ऐसे में रूस के साथ हम ये एग्रीमेंट साइन करके अपने ट्रस्ट को एक लेवल और ऊपर लेकर जा रहे हैं। कुल मिलाकर के इस रेलोस एग्रीमेंट के चलते दोनों देशों की सेनाएं, मिलिट्री बेस, पैरामिलिट्री फैसिलिटीज, संसाधन सभी एक दूसरे देश में साझा किए जा सकेंगे। इसके तहत उनके फाइटर जेट्स में भारत में फ्यूल भरा जा सकेगा, वॉरशिप भर सकते हैं, मिलिट्री बेस में वो लोग डेरा डाल सकते हैं, लॉजिस्टिक सुविधाओं का वो उपयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए लगातार लंबे समय से प्रयास चल रहा था। 2024 में भी ये प्रयास हुआ था, लेकिन ये हो नहीं पाया था। भारत के द्वारा फरवरी 2025 में भी फाइनली पुतिन की यात्रा से एक दिन पहले ही रूस की संसद यानी ड्यूमा के द्वारा इस पर अब काम बढ़ा दिया गया है। बस इसमें प्रोविजन ये रखा गया है कि युद्ध के समय पर यूज ना हो पाएगा।
युद्ध का समय अब ये कौन तय करेगा? जब युद्ध रशिया यूक्रेन के युद्ध को भी युद्ध ना माना जा रहा हो, वो केवल एक एग्रेसिव एक्टिविटी मानी जा रही हो, अब एक डिफेंसिव एक्शन माना जा रहा हो, तो युद्ध की परिभाषाएं भी आज के समय में बची नहीं है। कुल मिलाकर के भारत और रूस के बीच में अब एक विदेशी बेस बन जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि साहब एक बात बताइए, रूस को तो भारत के अंदर एक बेस मिल गया, आप इसको उल्टे तरीके से देखिए सर। आज रूस भी दुनिया के 12 देशों में 52 जगह पर अपने मिलिट्री बेसेस रखता है। अमेरिका 80 देशों में 750 मिलिट्री बेस रखता है। इससे भारत को क्या मिला? अमेरिका अमेरिका के लिए तो चलो पाकिस्तान खड़ा है, रूस के लिए अब भारत भी खड़ा हो गया। हमें अल्टीमेटली मिला क्या? हमने कहा कि अब अमेरिका के सामने रूस हमारा साथ देगा, ये मिला। बोले नहीं सर, हम लोगों ने कुछ खोया भी तो रूस के चलते था। जिन्हें हमारा पुराना सेशन याद है, 31 अक्टूबर को मैंने आपके सामने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि भारत ने ताजिकिस्तान में अपना एक एयरबेस खो दिया है जिसका नाम आयानी एयरबेस था, जिसके बारे में न्यूज निकल करके आई थी कि ये आयानी एयरबेस जो सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान के जस्ट उत्तर में है, जिस एयरबेस को भारत ने जब अफगानिस्तान के साथ अमेरिकी युद्ध चल रहा था उस समय पर हमने अपने लोगों को निकालने के लिए इसका उपयोग किया था। ताजिकिस्तान से हम पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए इस आयानी एयरबेस का यूज कर रहे थे, लेकिन ये एयरबेस रूस और चाइना के चलते ताजिकिस्तान ने रिन्यू नहीं किया भारत के साथ और ये हमसे दूर चला गया। सवाल बड़ा बना कि जब रूस ने हमारा एयरबेस जो ताजिकिस्तान में था वो हमसे ले लिया, तो हमें फिर किस तरह से उसका साथ देना चाहिए? यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो रेलॉस एग्रीमेंट हमने किया है, ये एग्रीमेंट असल मायने में ताजिकिस्तान में यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो आयनी एयरबेस था, जिसके चलते भारत एयरबेस का उपयोग करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया था, ये एग्रीमेंट उसका काउंटर बनेगा। अब भारत ताजिकिस्तान नहीं, असल मायने में पूरे रूस के एयरबेस को यूज कर पाएगा अपने लिए। अब आप पूछेंगे रूस का एयरबेस यूज करने से हमें क्या फायदा? जिस तरह से ताजिकिस्तान आपके लिए चिंता का विषय है, जानकर चलिए कि सेंट्रल एशिया कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था और आज भी सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, चाहे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये भी रशिया के साथ खड़ी हुई हैं और ये साथ मिलकर के ही सारे निर्णय आज भी वैसे ही लेना चाहती हैं। अल्टीमेटली यूएसएसआर श्रेणी में ये अपने आप को आज भी मानते हैं। कुल मिलाकर के भारत ने जो आईनी एयरबेस खोने पर नुकसान उठाया था वो इस एग्रीमेंट के साथ फायदे में बदल गया है। कुल मिलाकर रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट नाम का यह एग्रीमेंट दोनों देशों के जहाज, विमान, सैनिक, उनके ईंधन भरने, उनके सामान जरूरी ले जाने, रुक सकने, ट्रेनिंग करने, ज्वाइंट एक्सरसाइज करने, इन सब में मदद देने की सुविधा देगा। सवाल बड़ा है, सर पाकिस्तान का इससे क्या हाल होगा? देखिए, पाकिस्तान को अब तक यह घमंड था कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है और इसी कारण से वो जहां तहां मंच पर भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, फेक न्यूज स्प्रेडिंग, ये सब कर रहा था। रूस के भारत के साथ आते ही पाकिस्तान को कई तरह के जवाब मिले। जैसे हुआ ये कि अभी जब भारत की यात्रा पर रूसी राष्ट्रपति निकलने शुरू हुए तो रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से, जैसे हमारे यहाँ रणधीर जायसवाल साहब जवाब देते हैं विदेश मंत्रालय प्रवक्ता की तरह से, ऐसे रूस की जो राष्ट्रपति भवन है उसको क्रेमलिन कहा जाता है। क्रेमलिन की तरफ से स्पोक पर्सन ने क्वेश्चन आंसर्स पर जवाब दिया। दिमित्री पेस्कोव जो है उनका नाम है, और दिमित्री पेस्कोव ने भारत आ रहे पुतिन से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं जो भारतीय मीडिया जानना चाहती थी, उन्होंने अपनी तरफ से उन सभी चीजों का जवाब दिया। ये जो दिमित्री पेस्कोव हैं, इनका मीडिया ब्रीफिंग था, भारत के तमाम पत्रकार इनसे तमाम सवाल पूछ रहे थे। क्यूरोसिटी इस बात की थी कि जब पुतिन ऐसे टेंस माहौल में भारत आ रहे हैं, जब अमेरिका भारत को बार बार यह कह रहा है कि आपने रूस से किसी भी प्रकार का व्यापार किया तो आपको इतना % टैरिफ देना पड़ सकता है, तो ऐसे में पुतिन एजेंडा क्या लेकर आ रहे हैं? कई सवाल पूछे गए। जब सवाल पूछे गए तो इन्होंने खुलकर चीजों का जवाब दिया। इन्होंने एक एक बात खुलकर बताई। इन्होंने कहा कि देखो, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस ने भारत और रूस के बीच में विश्वास को नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया है। मैंने कल भी आपको एक सेशन में बताया था कि भारत ने ब्रह्मोस का न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन लेवल टेस्ट कर लिया है विदाउट अनाउंसिंग इन दी वर्ल्ड। ऐसे में चाइना वाले हमारी रैकी करने आए थे और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल कंसीडर की जाती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारे टारगेट बड़े स्पष्ट हैं। हम भारत के साथ व्यापार को 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम ये चाहते हैं कि भारत पर किसी तीसरे देश का असर ना हो।
जब उनसे पूछा गया कि सर एक बात बताइए, S-400 को लेकर के भी बात होगी क्या, उन्होंने कहा ये तो हमारे टॉप एजेंडा में शामिल है। आप पूछेंगे ये क्यों? S-400 तो भारत ने 2018 में ही ऑर्डर कर दिया था, 3 यूनिट आ भी चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूं, रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते 2 यूनिट अभी भी बची हुई हैं S-400 की, और इस बीच में रूस S-500 बना चुका है। 400 की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर अगर है, तो 500 की रेंज 500 किलोमीटर है, यानी 500 किलोमीटर पहले ही दुश्मन की आती हुई मिसाइलों को वो इंटरसेप्ट करके खत्म कर सकता है। ऐसे में इनसे पूछा गया कि क्या S-400 है डिस्कशन का पार्ट? बोले हाँ, वो तो मेजर डिस्कशन का पार्ट है, उस पर तो हमारी चर्चाएं होंगी ही। बोले सर क्या सुखोई 57 भी चर्चा का विषय है? तो इन्होंने कहा देखिए वो हमारे बेस्ट प्लेन्स में से है, दुनिया के जो बेस्ट प्लेन है उनमें से हमारा सुखोई 57 है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बेकार देश भी प्रेजेंट हैं जो मार्केटिंग करके भारत के सामने हमारी इमेज खराब करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि हम अपना सुखोई 57 भारत के साथ वार्ता में शामिल करें। इनसे और भी बातें पूछी गई, तो इनसे कहा गया कि साहब एक बात बताइए कि क्या भारत के इन्वेस्टर्स रूस में निवेश कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप को मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस के साथ इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए रखते हैं, वो आए और रूस में निवेश करें। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि एक देश, बिना नाम लिए अमेरिका का, कि वो सारे नियम तोड़ करके WTO के नियम तोड़ रहा है, व्यापार के नियम तोड़ रहा है, UN के नियम तोड़ रहा है, और वो दुनिया के साथ टैरिफ युद्ध खेल रहा है। ये उचित नहीं है। भारत को चाहिए कि वो अपने हितों की रक्षा करे और भारत अपने आप का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े, ऐसी हमारी अपेक्षा है। उन्होंने तमाम प्रकार के सवालों के जवाब दिए, जिनमें से चाबहार पोर्ट हो या फिर चेन्नई से Afghanistan. What is Russia's position on that, sir? Yes. So we have mentioned the issue of tariffs already. It's rather a question of bilateral relationship between India and the United States. We cannot interfere in that. And we don't have the slightest intention in doing that. And we understand that there is a pressure. There is a pressure over India. Actually, this is the reason that we have to be very careful in creating an architecture of our relationship that must be free of any influence coming from third countries. We have to secure our relationship. We have to secure our trade that brings mutual benefit. So trade can be only beneficial for both sides. And if we earn from this bilateral trade, we have to continue it. But we have to secure it from pressure from abroad. So it's a complicated issue, but there are certain experiences in that field. And we have to continue. We know that India is a very sovereign country. India is very sovereign in defending its national interests. We do admire this. वोस्टक तक का जो रास्ता है उसकी बात हो। इन्होंने सारी बातों पर बेहतरीन तरीके से अपने जवाब रखे। इन तमाम जवाबों के बीच में एक सवाल और पैदा हुआ, वो ये था कि रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के साथ साथ यूरोप के अंदर चिढ़ मचना शुरू हो गई। यूरोप की चिढ़ पता कैसे चली, अब मैं आपको वो बताता हूं। असल मायने में टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप की तरफ से असल मायने में एक पेज प्रकाशित होता है, और वो पेज जो प्रकाशित होता है वो भारत के अंदर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। होता क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में तीन देश के एम्बेसडर्स में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, तीनों के एम्बेसडर्स ने अपनी तरफ से एक कॉलम लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि दुनिया चाहती है कि यूक्रेन वॉर खत्म हो, लेकिन रशिया इस बात के लिए बिल्कुल भी सीरियस प्रतीत नहीं होता। भारत में नियुक्त हुए राजदूत, जो कि फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, यूके के हैं, तीनों मिलकर भारत के एक अखबार में रूस के खिलाफ एक बयान लिख देते हैं। जैसे ही ये बयान आता है, रूस तो इस बात से चिढ़ता ही है, भारत का विदेश मंत्रालय भी चिढ़ जाता है कि भाई ये क्या है, हमारे देश में एक विदेशी आने वाला है, विदेश राष्ट्र अध्यक्ष आने वाला है, और आप इस अखबार में उन देशों के राजदूतों से अपने यहां पर लेटर लिखवा रहे हो और वो उनके खिलाफ चला जाए। इस तरह की इस हरकत का सब तरफ विरोध हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अमेरिकी इन्फ्लुएंस में चल रही मीडिया को काउंटर करने के लिए भारत में रशियन टाइम्स का ऑफिस खोलने का निर्णय लिया है।
आप सभी को ज्ञात होगा, जिस प्रकार से अमेरिका के प्रमुख अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम सुनते हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट का नाम सुनते हैं, वाशिंगटन पोस्ट का नाम सुनते हैं, ये तमाम वो अखबार हैं वेस्टर्न मीडिया के, चाहे फिर रॉयटर्स हो, फिर चाहे आपका DW हो, ये सभी अखबार एक जैसी खबर लिख करके रशिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, विशेष रूप से कहिए तो ग्लोबल साउथ के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अब धीरे धीरे भारत समेत दुनिया के सभी देशों को यह समझ में आने लगा है कि अपना मीडिया होना जरूरी है, और इसी को करते हुए रूस ने अब भारत में प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर के रूस की राष्ट्रपति की यात्रा से पहले ही नैरेटिव वॉर अपनी पीक पर चल रहा है। हमें तो खैर सबसे आनंद का विषय इतना है कि भारत रूस के संबंध निरंतर बढ़ते रहें और दोनों स्ट्रेटेजिक रूप से इतने आगे बढ़ें कि दुश्मन को हमारे खिलाफ बोलने से पहले 10 बार विचारना पड़े। खैर, हर चीज के अपने प्लस और माइनस होते हैं। भारत के रूस के साथ रिश्ते अगर हैं तो उनके अंदर व्यापार भी शामिल होता है, व्यापार के साथ लाभ भी शामिल होता है, लेकिन अल्टीमेटली भारत को अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेने का अधिकार है और वो निश्चित ही लेगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो, और अगर हाँ तो अपने साथियों से इसे जरूर साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चूंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, बिना बोर्ड के हूं, तो हमारी टीम ने आप तक इसे खूबसूरत अंदाज में पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे पसंद करेंगे और साथियों के साथ इसे अवश्य साझा करेंगे। मेरी एक विशेष स्पेशल SSC बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें पूरी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, SSC के लिए जो GK की किताब है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनकर आई है। उसे आप अवश्य एक बार पढ़ें। गागर में सागर काम है, एक ही किताब से आपके सारे प्रश्न बन जाएं, इस तरह से हमने आपके लिए मेहनत की है। पुस्तक के लिए आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और हाँ, अपनी पाठशाला पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के तमाम कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी अवश्य चेक करें। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।